हेलो गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी हम लोगों ने 4 वीडियो देखा था और उसमें कुल 155 प्रश्नों को देखा गया था। हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कुल हम 1000 प्रश्नों का टारगेट है, यानी कि कुल विज्ञान और पर्यावरण से 1000 प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, यानी कि इसके लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ये हमारा 5वां वीडियो होगा और इसमें 156 से यानी कि 155 के बाद के प्रश्नों को देखेंगे हम। तो इस तरीके से ये जो है जो बिहार विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, यानी कि पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित है, जो क्लास 3 से 5 और 6 से 8 के प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो आइए देखते हैं और इसका आज के लिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये ऑप्शन इसमें है, देख सकते हैं 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 और ये 25 जोड़ा। तो हम जानते हैं कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कुल 46 जो है कि गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा इसका सही आंसर होगा। और इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैल सकता है। आप जानते हैं कि एड्स जो है कि एक संक्रामक बीमारी है, और यानी कि वो वायरस से फैलने वाला बीमारी है, जो उसमें HIV के चलते होता है। और इसमें बताना है कि पीड़ित व्यक्ति से, यानी कि अगर कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैल सकता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, भोजन न साझा करने से, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कंघी साझा करने से, हालांकि यहाँ पे देखिए भोजन होना चाहिए, कुछ मिसप्रिंट है, और एक मच्छर के काटने से या फिर खून चढ़ाने से। तो एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है अगर उसका खून चढ़ाया जाए, यानी कि उस पीड़ित व्यक्ति का अगर खून किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो एड्स की संभावना है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन मादा जनन हार्मोन है। मादा जनन हार्मोन इनमें से कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है या पीयूष ग्रंथि है। इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें जो एस्ट्रोजन जो है वो एक तरीके से मादा जनन हार्मोन है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं। 159वां प्रश्न है और इसका सही जवाब देख सकते हैं। सही जवाब इसका होगा गुणसूत्र कहते हैं उसे, यानी कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जो जिम्मेवार कोशिका की संरचना है, जो गुणसूत्र होते हैं, वो भी शिशु के लिंग निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था की उम्र क्या है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की उम्र कितनी मानी जाती है। बाल अवस्था, किशोरावस्था, ये सभी जो है कि ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से किशोरावस्था की उम्र क्या है, सही जवाब आप देख सकते हैं, यानी कि 11 से 19 साल का जो समय है उसको किशोरावस्था में रखा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक जो स्राव हैं उसकी समान अवधि क्या होती है। 22 दिन, 14 दिन, 35 और 28 दिन। इसका सही जवाब 28 दिन होता है। और इस तरीके से इसका आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्न है कि कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था कितने उम्र तक के समय को कहा जाता है। और इसका सही जवाब है, यानी कि 0 से 4 वर्ष का, यानी कि जो समय होता है उसे शैशवावस्था के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। किशोर के लिए, यानी कि बच्चों के लिए कौन सा आहार सबसे उत्तम माना जाता है। ऑप्शन आप देखिए और इसका सही जवाब बताइए क्या होगा, आप सोच सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रोटी, दाल और सब्जियाँ, ये किसी भी किशोर के लिए, किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम आहार माने जाते हैं। और नेक्स्ट है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रक्रिया का भाग है, ये बताना है। वृद्धि कह सकते हैं उसे, जन्म, जनन या फिर वंश। शरीर में होने वाले परिवर्तन को, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, उसे वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है कि वृद्धि क्या है। यहाँ से देखिए अगला प्रश्न हो गया कि वृद्धि क्या है। अब तो प्राकृतिक प्रक्रम है, सामाजिक प्रक्रम है, कृत्रिम या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए वृद्धि जो है, जो शब्द है, यानी कि वो एक तरीके का प्राकृतिक प्रक्रम होता है और उसे हम वृद्धि कहते हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। मुझे ये बताना है। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं। और आप देख सकते हैं बाल अवस्था में, किशोरावस्था, यौवन अवस्था में या फिर प्रौढ़ अवस्था में। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, यानी कि किशोरावस्था में
मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन जो है कि दिखाई देते हैं या अनेक परिवर्तन उसमें होते हैं। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। ये अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी राशि है जिसे न्यूटन में मापा जाता है, यानी कि उसका मात्रक न्यूटन होता है। तो देख सकते हैं आप इसमें ऑप्शन जो ए दिया हुआ है दाब, इसका मात्रक पास्कल होता है। इस तरीके से द्रव्यमान को हम किलोग्राम यानी कि केजी में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापा जाता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें बी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित बलों में से कौन संपर्कित बल है। संपर्कित बल कौन है इसमें से, गुरुत्व बल है, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर घर्षण बल। तो आप देख सकते हैं कि संपर्कित बल यानी कि जब दो वस्तुओं के संपर्क में आने से जो बल लगता है यानी कि घर्षण बल होता है, जिसे संपर्कित बल भी कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो उसमें किस प्रकार का बल काम करता है, ये हमारा प्रश्न है। और देख सकते हैं आप उसे अभिकर्षण बल के नाम से जानते हैं, यानी कि जब कुएं से पानी खींचा जाता है तो एक प्रकार का वो अभिकर्षण बल होता है। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। आप सब जानते होंगे, काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यही कारण है कि जब हम किसी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अंततः वो फिर पृथ्वी पर ही आता है। और इसे हम कहते हैं कि गुरुत्व बल कहा जाता है। पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे दाब कहा जाता है, यानी कि प्रेशर कहते हैं उसे। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और नेक्स्ट है कि दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है। जब हम दरवाज़ा खोलने के लिए उसे धक्का देते हैं तो उस पर किस प्रकार का बल काम करता है, उस पर देख लीजिए, उस पर अपकर्षण बल कार्य करता है। और नेक्स्ट है कि शुद्ध मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, शुष्क लिखा हुआ है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल के कारण ऐसा होता है कि जब शुष्क बाल यानी शुष्क मौसम होते हैं और अपने बालों में जब हम कंघी करते हैं तो वो बिखरने लगता है, यानी कि बिखर जाता है। इस तरीके से स्थिर विद्युत बल इसके लिए सही जवाब होगा। बल का मात्रक इस पर पूछा गया, अभी इसके पहले भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसे हम एन से सूचित करते हैं। और मीटर ये लंबाई का मात्रक है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि निम्न में से कौन दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक होता है यानी कि पास्कल। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। जब बैल यानी कि बैलगाड़ी कह सकते हैं कि जो बैल के द्वारा जो गाड़ी खींची जाती है तो उसमें किस प्रकार का बल काम करता है, क्योंकि बलों का भी कई उसको प्रकारों में विभाजित किया गया है, क्योंकि बल अलग अलग तरीके से लगते हैं, उसका कार्य भी अलग होता है। तो इस तरीके से देखिए उसे हम पेशीय बल कहते हैं, यानी कि बैलों के द्वारा जो गाड़ी खींचने में जो बल लगाया जाता है वो पेशीय बल का उदाहरण है। और नेक्स्ट है कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है। किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं और फिर से वो पृथ्वी पर ही गिरती है, तो इसके लिए कौन सा बल इसके लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई भी वस्तु है वो पृथ्वी पर आ गिरती हैं, यानी कि पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। बल क्या होता है, ये प्रश्न है। बल क्या होता है, क्या एक सिर्फ परिणाम है यानी कि रिजल्टेंट है, केवल दिशा होती है बल में, या फिर परिणाम और दिशा दोनों ही होता है। तो इस तरीके से देखिए इसमें बल में परिणाम और दिशा दोनों होता है, यानी कि एक तरह से ये सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि बल के कौन कौन से रूप हैं। ये अगला प्रश्न है, बल के कौन कौन से रूप हैं। देख सकते हैं अभिकर्षण, अपकर्षण, अभिकर्षण और अभिकर्षण, या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है यानी कि अभिकर्षण और अपकर्षण, ये भी बल के यानी कि रूप हैं। और इसके बाद इसमें और भी कुछ प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए अगला इसका प्रश्न होगा कि भार का मात्रक कौन है। ये सभी प्रश्न जो है कि क्लास 6 to 8 से संबंधित है विशेष करके, हालांकि इसमें क्लास 3 से 5 और 6 to 8 सभी प्रश्नों को रखा गया है। और देखिए यहाँ से भार का मात्रक पूछा है, यानी कि भार का मात्रक क्या है। तो भार का मात्रक यानी कि न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए।
जबकि किलोग्राम ये द्रव्यमान का मात्रक है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। बल का जब हम प्रयोग करते हैं तो आखिर परिवर्तन किस में होता है, वस्तु की गति में होता है या फिर कार्य में या फिर इन दोनों ही क्रियाओं में। तो देखिए, जब हम कहीं किसी वस्तु पर या जब बल का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है यानी कि वस्तु की गति में भी परिवर्तन हो सकता है और कार्य में भी परिवर्तन होता है, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसके लिए सही है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है। तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति ये क्या है, यानी कि किस प्रकार की आकृति होगी यहाँ पे तरल घर्षण जो है कि कम काम करेगा। और इसका सही जवाब है यानी कि वर्गाकार आकृति में तरल घर्षण बल जो है कि वो कम करते होता है। नेक्स्ट है कि जिस द्रव्य के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं। कई बार घर्षण को कम करने के लिए हम द्रव का यानी कि लिक्विड का भी उपयोग करते हैं और उससे घर्षण कम होता है, तो उससे क्या कहा जाता है। तो देखिए, स्नेहक यानी कि जो द्रव होते हैं, स्नेहक द्रव, तो स्नेहक का प्रयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि घर्षण जो है कि हमारे जीवन में कभी कभी हानिकारक भी होता है और कभी लाभदायक भी होता है। यानी कि घर्षण बहुत सी हमारे दैनिक जीवन में क्रियाएं होती हैं जिसमें घर्षण जरूरी होता है और कई बार घर्षण को कम करने की भी स्थिति आती है और इसलिए उसके लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसे हम ग्रीज कहते हैं। और इस तरीके से नेक्स्ट है कि घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक है लाभकारक हो। देखिए, अभी हम उसकी बात कर रहे थे, घर्षण हमेशा हानिकारक भी नहीं होता है और हमेशा जो है कि वो लाभदायक भी नहीं होता है। यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कुछ मामलों में हानिकारक होता है और कुछ मामलों में लाभदायक होता है। यानी कि घर्षण को हम सिर्फ हानिकारक भी नहीं मान सकते हैं और लाभदायक भी नहीं मान सकते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से इसका ऑप्शन डी सही है इसमें। और इसका अगला प्रश्न देखिए यहाँ से कि घर्षण बल को क्या कहते हैं। घर्षण बल को लोडनिक कहते हैं, सीमांत बल कहते हैं या फिर स्थैतिक या फिर गतिज बल कहते हैं। घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब है कि घर्षण बल को लोडनिक बल के नाम से भी जाना जाता है। और घर्षण से क्या उत्पन्न होती हैं, क्या घर्षण से तेल, जल, उष्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम दो वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो उससे घर्षण पैदा होता है। और घर्षण से क्या उत्पन्न हो सकती है आप खुद ही सोच सकते हैं, यानी कि जब भी हम किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें यानी कि उत्पन्न होती हैं। और इस तरीके से नेक्स्ट है कि टायर के तालियों की गोटी क्या करती हैं। टायर की तालियों में जो गोटी होती है उसका काम क्या होता है, घर्षण को बढ़ाने का काम करता है फिर घटाने का काम करता है। तो टायरों में यानी कि गाड़ियों के जो टायर होते हैं उसमें जो तलियाँ दी गई रहती हैं, यानी कि जो गोटी उसमें रहती है, उसको तालियों की गोटी क्या करती हैं, तो देखिए वो घर्षण को बढ़ाने का काम करती है। और इस तरीके से रोड पर यानी सड़क पर जो टायर है आसानी से वो चलते हैं। और नेक्स्ट है कि तैलीय सतह से क्या होता है, घर्षण अधिक होगा, कम होगा या फिर क्या। जब अब आप किसी सतह पे तेल या अगर रख देते हैं या उस पर गिरा देते हैं या तो तैलीय सतह में घर्षण, जाहिर सी बात है कि घर्षण कम होगा। घर्षण को कम करने के लिए ही तैलीय माध्यम का यूज करते हैं या तेल का या स्नेह का उपयोग करते हैं। और इसका नेक्स्ट है कि बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, बर्फ़ पर चूँकि फिसलन होती है। और तो इसका कारण क्या है कि घर्षण अधिक होता है या कम होता है या फिर सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण। तो देखिए, बर्फ़ पर आदमी जब चलता है तो फिसल जाता है और इसका एक ही कारण है कि वहाँ पे घर्षण कम होता है और इसके कारण व्यक्ति के पैरों और उस बर्फ़ के बीच में घर्षण कम रहने के कारण वहाँ पे फिसलन की स्थिति आ जाती है। और नेक्स्ट है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कैरम बोर्ड पर जो उसकी वो जो सतह होता है तो उस पर पाउडर को छिड़काव किया जाता है पाउडर का, और इसका कारण उसका मुख्य मकसद होता है यानी कि घर्षण को कम करना। अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो जब हम उस कैरम के खेल में जब हम उसको हीट करते हैं तो उससे आसानी से उसकी जो गोटियां हैं या जो उसमें जो जिसका हम यूज करते हैं तो वो आसानी से उस पर फिसलेगी नहीं, तो फिर खेल ठीक से नहीं हो पाएगा। यानी कि सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए पाउडर का छिड़काव करते हैं, उस पर पाउडर का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं, कारों के, ट्रकों के, बुलडोजरों के या फिर सभी। जो टायर होते हैं वो किस वाहन के खांचेदार बनाए जाते हैं, यानी कि इसका मुख्य मकसद है यानी कि उसका कारण है कि उसमें घर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है।
तो इस प्रकार के टायर किस प्रकार के वाहनों में होते हैं? और सही जवाब है कि बुलडोजरों के टायर में ऐसा होता है कि उसके टायर खांचेदार बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती हैं? और इसका सही जवाब है घर्षण बल के कारण, कि घर्षण बल होता है और गेंद जब किसी फर्श पे सतह पे जब लुढ़कती है तो कुछ समय के बाद उसकी गति कम हो जाती है और रुक जाती है। घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती हैं? पेच, बॉल या फिर जूतों की सोल, इनमें से सभी। घर्षण के कारण जो है कि ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो घिस जाती हैं। और नेक्स्ट है कि तरल में कौन गति कर सकता है? मछलियाँ, पक्षी या फिर ये दोनों? देखिए, तरल अवस्था में यानी कि तरल में कौन गति कर सकता है ये बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मछलियाँ और पक्षी जो होते हैं पक्षी, वो तरल में भी गति कर सकते हैं। घर्षण बल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो घर्षण बल जो है वो वस्तुओं की आकृति और उसकी तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसके गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है उसे लोटनी घर्षण के नाम से जाना जाता है। और इसका नेक्स्ट यहाँ से अगला प्रश्न है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे तो गति की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होते हैं? और सही जवाब है कि वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तुएं ठोस, द्रव हैं या गैसीय स्टेज में हैं। तो इस तरीके से इसका अगला प्रश्न देखते हैं हम कि यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दरवाजे के जो कब्जे होते हैं जिसके सहारे दरवाज़ा आसानी से खुलता है या बंद होता है, अगर उस पर तेल लगा दिया जाएगा तो उसका क्या असर पड़ेगा? यानी कि घर्षण कम हो जाएगा। जब भी आप तेल यूज करेंगे घर्षण के मामले में अगर संबंध में पूछा जाए तो जाहिर सी बात है कि तेल का उपयोग जो है कि वो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि किस माध्यम में संचरित हो सकती हैं? और सही जवाब है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही ध्वनि का संचरण होता है। अब है कि किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, यानी कि ठोस में जो ध्वनि का संचरण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ से देख सकते हैं कि ये तीनों में ही ये ध्वनि संचरित हो सकती है, यानी कि वो चलती हैं। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है अप्रिय ध्वनि को क्या कहा जाता है? यानी कि जो ध्वनि कर्कश हो, यानी कि जो अप्रिय लगती हो, यानी कि मनुष्य के लिए वो आरामदायक नहीं हो, वैसी ध्वनि को क्या कहेंगे हम? संगीत। अप्रिय ध्वनि को नहीं कहा जा सकता है, शोर होता है इसका सही जवाब है। यानी कि जब अप्रिय ध्वनि होती हैं उसे हम शोर कहते हैं, यानी कि जो हल्ला होता है, नॉइज। आवर्तकाल का मात्रक कौन है इसमें से? आखिरी प्रश्न है आज के लिए, आवर्तकाल को किस में मापा जाता है? और इसका सही जवाब है उसमें सेकंड में मापते हैं आवर्तकाल को। इस तरीके से ये कुछ प्रश्न थे, सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी उसके लिए कोई विशेष सूचना नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी तैयारी के लिए पहले से ही इसके लिए देखना पड़ेगा। इसके बाद और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे और इसमें आप याद रखें कि कुल 1000 प्रश्नों का टारगेट है, यानी कि उसमें 201 अभी तक ये प्रश्न हुए हैं। इसमें अभी बाकी के 800 प्रश्न बारी बारी से अपलोड किए जाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके साथ NCERT के भी और जो SCERT हमारा बिहार विद्यालय में जो बिहार का जो पाठ्यक्रम है उन सभी विषयों पर बारी बारी से प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। आप हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें।